नाउ आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 4 को डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपके पास ऑलरेडी आइडिया है कि सेक्शन नंबर 4 को पर्टिकुलरली होल इनकम टैक्स का बेसिक बैकबोन कंसिडर किया जाता है। बट ऐसा क्यों क्यों सेक्शन नंबर 4 को पर्टिकुलरली होल इनकम टैक्स का बेसिक बैकबोन कंसिडर किया जाता है? पीछे रीजंस क्या है आपको ध्यान देना पड़ेगा। होल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जितना भी सारा प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है वो सारा प्रोविजंस को अगर रीड किया जाए एंड नेक्स्ट पूछा जाए कि कौन सा प्रोविजन को मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजन लगता है, तो हर कोई इंसान जवाब देंगे सेक्शन नंबर 4 के अंडर जो प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रोविजन को मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजन लगता है। मतलब सेक्शन नंबर 4 होल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजन सर्व कर रहा है। इसीलिए सेक्शन नंबर 4 को बेसिक बैकबोन कंसिडर किया जाता है। अगर इनकम टैक्स एक्ट से सेक्शन नंबर 4 को डिलीट किया जाए तो होल इनकम टैक्स का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर 4 के थ्रू ही इनकम टैक्स लाइबिलिटी स्प्रिंग्स होता है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी स्प्रिंग्स होता है सेक्शन नंबर 4 के थ्रू ही। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करता है वो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स को लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है, इंपोज किया जाता है सेक्शन नंबर 4 के अंडर। तो सेक्शन नंबर 4 डिलीट होने में टैक्स लेवी नहीं होगा, चार्ज ही नहीं होगा, इंपोज ही नहीं होगा, तो कलेक्शन कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? इनकम टैक्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन नंबर 4 को कंसीडर किया जाता है बेसिक बैकबोन। अच्छा, सेक्शन नंबर 4 का स्टडी स्टार्ट करने के पहले सेक्शन नंबर 4 कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो पता होना जरूरी है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो चैप्टर नंबर 1 के अंडर 3 सेक्शंस एग्जिस्ट करता है। सेक्शन नंबर 1 जो बेसिकली बात करता है 3 पैरामीटर्स के बारे में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, आपको आइडिया है। सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो डिफरेंट फ्रेजेस जो यूज किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डिफरेंट प्रोविजंस में उसको डिफाइन करता है। तो सेक्शन नंबर 2 होता है डेफिनेशन वाला सेक्शन। सेक्शन नंबर 1 होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट वाला सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 होता है डेफिनेशंस वाला सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 के अंडर जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 है, सेक्शन नंबर 2 के अंडर जो क्लॉज नंबर 34 है वो क्लॉज नंबर 34 प्रीवियस ईयर व्हाट को डिफाइन करता है। एंड अगर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 को आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा वो बता रहे कि प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पता करने के लिए आप चले जाओ सेक्शन नंबर 3 में। मतलब एक्चुअली प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 3 में। प्रीवियस ईयर के लिए अलग से एक सेक्शन को डेडिकेट किया गया है। सेक्शन नंबर 2 के अंडर कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज में प्रीवियस ईयर को डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है, बट वो डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि आपको डेफिनेशन पता करना है तो चले जाओ सेक्शन नंबर 3 में। तो एक्चुअली सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। तो आपको पता चल गया सेक्शन नंबर 1 क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, सेक्शन नंबर 3 क्या होता है। 1 होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, 2 होता है डेफिनेशंस, 3 होता है प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। ये 3 सेक्शंस एग्जिस्ट करता है चैप्टर नंबर 1 के अंडर। चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 का स्टार्टिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 4। बात समझ में आ गया? आपका इंस्टीट्यूट का बुक का चैप्टर नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? आइए सेक्शन नंबर 4 के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 4 क्या बता रहे हैं? सेक्शन नंबर 4 बता रहे हैं इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड फॉर एनी असेसमेंट ईयर at the rate prescribed on the total income of the previous year of every person. तो this is the summary of section number 4 of the Income Tax Act 1961. तो सेक्शन नंबर 4 का समरी को रीड, स्टडी एंड एनालाइज करते हुए इतना बात पता चल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करता है, जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कॉल किया जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करता है वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में असेसमेंट ईयर कॉल किया जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करता है वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, मतलब इंपोज किया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करेंगे वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में इनकम टैक्स को लेवी किया जाएगा असेसमेंट ईयर में। इनकम टैक्स को लेवी किया जा रहा है असेसमेंट ईयर में। आप पढ़ के देखो, समरी को स्टडी करके देखो। इनकम टैक्स इज ए टैक्स लेविड फॉर एनी असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स को लेवी किया जा रहा है, बट किसके ऊपर लेवी किया जा रहा है? प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के ऊपर। तो असेसमेंट ईयर में फॉर एनी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स को लेवी किया जा रहा है। असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स को लेवी किया जा रहा है, बट ऑन हुम, किसके ऊपर लेवी किया जा रहा है? ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो इनकम टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग में ही जनरेट कर जाता है, बट प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम को असेस करना फिर उसके ऊपर टैक्स लेवी करना ये टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है।
ये सब असेसमेंट ईयर में कैरी ऑन किया जाता है। नाउ प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के अगेंस्ट में असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 4 में जो इनबिल्ड है। इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शंस भी है। 5 सेक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा। आगे जाकर डिटेल में हम लोग 5 सेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा 5 सेक्शंस? सेक्शन नंबर को लिख लो। सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 175 and 176। ऑल दिस 5 सेक्शंस सेक्शन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शंस को बताता है। देखिए, ऑल दिस 5 सेक्शंस में सिचुएशंस डिफाइंड है। वो सारा सिचुएशंस में प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को लेवी किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया सेक्शन नंबर 4 में कि प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के अगेंस्ट में असेसमेंट ईयर में टैक्स को लेवी किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, चार्ज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है दिस 5 सेक्शंस के केस में। सेक्शन नंबर 172, 174, 74A, 75, 76 आगे जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 5 सेक्शंस बताता है। 5 सेक्शंस में जो सारा सिचुएशंस डिफाइंड है वो सारा सिचुएशंस में प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ये 4 एक ही बात है। लेवी, इम्पोज, चार्ज, अप्लाई एक ही बात है। घुमा फिरा के बोल रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में 3 स्टेजेस होता है। देखिए, कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में 3 स्टेजेस होता है। चाहे आप डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का बात करो, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का बात करो, कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में 3 स्टेजेस होता है। नंबर 1 स्टेज लेवी, सेकंड स्टेज असेसमेंट एंड थर्ड स्टेज कलेक्शन। तो फर्स्ट स्टेज में लेवी, टैक्स को लेवी किया जाता है, मतलब इम्पोज किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, टैक्स अगर अप्लाई किया गया है तो टैक्स का क्वांटम को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है असेसमेंट। एंड जो थर्ड एंड लास्ट स्टेज होता है दैट इज द कलेक्शन। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, मतलब टैक्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है कलेक्शन। तो कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में 3 स्टेजेस होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। इनकम टैक्स में भी ये 3 स्टेजेस होगा, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो देखो, जनरली इनकम टैक्स के केस में हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया कि प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के अगेंस्ट में असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है। बट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शंस 5 सेक्शंस में प्रोवाइड किया गया है। मतलब वो 5 सेक्शंस सेक्शन नंबर 4 को ओवरराइड करता है। वो 5 सेक्शंस के पास पावर है सेक्शन नंबर 4 को ओवरराइड करने का। बात यहाँ तक क्लियर? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे जो आपको याद भी रखना पड़ेगा। दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हर एक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर एक टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट इनबिल्ड होता है। तो जो भी पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम को लेकर आप बात करो, वो हर एक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर एक टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट इनबिल्ड तो रहेगा ही। तो कोई एक पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम के अंडर जो टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट इनबिल्ड है, वो पर्टिकुलर टैक्सेबल इवेंट जैसे ट्रिगर करते हैं, ऑकर करता है, तो जो पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम को लेकर हम लोग बात कर रहे हो, पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम के अंडर जो टैक्स है, वो टैक्स का लेवी तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हम लोग इंटर कर जाता है टैक्सेशन सिस्टम का फर्स्ट स्टेज में। टैक्सेशन सिस्टम का 3 स्टेजेस होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो हम लोग इंटर कर जाता है फर्स्ट स्टेज में, लेवी में, एंड तुरंत हम लोग इंटर कर जाता है असेसमेंट में, एंड तुरंत हम लोग इंटर कर जाते हैं कलेक्शन में। आपको समझ में आ रहा है क्या बात किया जा रहा है? अगर आप सोच के देखो, कोई एक पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम के अंडर जो टैक्सेबल इवेंट इनबिल्ड है, वो टैक्सेबल इवेंट कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के रेस्पेक्ट में हर एक सेकंड में ऑकर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो हर एक सेकंड में टैक्स का लेवी भी अट्रैक्ट होगा। मतलब हर एक सेकंड में असेसमेंट भी कैरी ऑन करना पड़ेगा, हर एक सेकंड में कलेक्शन भी कैरी ऑन करना पड़ेगा। प्रोसीड्यूरल डिसएडवांटेजेस कौन सा लेवल में रीच कर सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो? मतलब वो पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा हर एक सेकंड में वो 3 स्टेजेस परफॉर्म करने में, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। इसीलिए ऐसा प्रोसीड्यूरल डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए 2 कंसेप्ट साइमल्टेनियसली रन करता है टैक्सेशन सिस्टम के अंडर। जैसे बताया टैक्सेबल इवेंट, ऐसे ही टैक्स पीरियड का कॉन्सेप्ट भी होता है। मतलब टैक्स पीरियड डिफाइंड होता है हर एक पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम के अंडर, एंड इनकम टैक्स लॉस के अंडर टैक्स पीरियड एज वेल एज टैक्सेबल इवेंट दोनों ही डिफाइंड है। इनकम टैक्स लॉस के अंडर टैक्सेबल इवेंट का नाम होता है इनकम,
एंड टैक्स पीरियड को डिफाइन किया गया एज ईयरली। कौन सा ईयर के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर। तो एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में जितना भी सारा इनकम अर्न करेंगे, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का एक्सपायरेशन में ही टैक्स का लेवी अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम जैसे इनकम अर्न किया जाएगा टैक्स का लेवी अट्रैक्ट हो जाएगा एंड तुरंत असेसमेंट भी परफॉर्म करना पड़ेगा, कलेक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता अगर टैक्स पीरियड का कंसेप्ट लागू नहीं होता तो, बट सिंस टैक्सेबल इवेंट के साथ साथ टैक्स पीरियड का कंसेप्ट भी लागू है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंडर एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंडर जितना भी बार टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर करे, वो सारा टैक्सेबल इवेंट के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का एक्सपायरेशन में टैक्स का लेवी अट्रैक्ट होगा एंड देन असेसमेंट भी होगा, कलेक्शन भी होगा। बात समझ में आ रही? तो इनकम टैक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल इवेंट का नाम होता है इनकम एंड इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में जितना भी सारा इनकम अर्न किया जाएगा बाय ये पर्टिकुलर पर्सन, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का एक्सपायरेशन में टैक्स का लेवी अट्रैक्ट होगा एंड असेसमेंट होगा एंड कलेक्शन होगा। वही बात किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में फाइनेंशियल ईयर को दो वेज में डिफाइन किया गया है। जो पर्टिकुलर ईयर में इनकम को अर्न किया जा रहा है वो पर्टिकुलर ईयर को बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है वो नेक्स्ट ईयर को बताया जा रहा है असेसमेंट ईयर। तो एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जितना भी सारा इनकम अर्न करेंगे वो सारा इनकम को टोटल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड वो टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है, इंपोज किया जाता है, चार्ज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है असेसमेंट ईयर में। बात समझ में आ गया? बट दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट जो पूरा इनकम टैक्स में लागू होता है। बट इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 175 एंड 176 सेक्शन नंबर 4 का कंसेप्ट रन नहीं करता है। सेक्शन नंबर 4 बताता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में असेसमेंट ईयर में टैक्स को लेवी किया जाएगा, ऑब्वियसली देन असेसमेंट परफॉर्म होगा, देन कलेक्शन भी परफॉर्म होगा। बट ऑल दिस 5 सेक्शंस दिस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करता है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेक्शन नंबर 4 एंड ऑल दिस 5 सेक्शंस, कौन जीतेगा? ऑल दिस 5 सेक्शंस जीतेगा, क्योंकि 5 सेक्शंस के पास पावर है सेक्शन नंबर 4 को ओवरराइड करने का। लॉ में करने ये पावर दिया है। तो ऑल दिस 5 सेक्शंस में जो कंसेप्ट इनबिल्ड है वो कंसेप्ट क्या है? जो सारा सिचुएशंस ऑल दिस 5 सेक्शंस में डिफाइंड है वो सारा सिचुएशंस ऑकर करने में प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में टैक्स को लेवी किया जाएगा। ऑब्वियसली लेवी होगा मतलब असेसमेंट होगा, कलेक्शन होगा। बात आपको समझ में आ रही है? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग और 3 कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी आगे बात करेंगे। कौन सा 3 कॉन्सेप्ट्स? मेरे साथ लिखो। नंबर 1 एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, एडवांस टैक्स। सेकंड टीडीएस का कॉन्सेप्ट एंड थर्ड टीसीएस का कॉन्सेप्ट। अब गवर्नमेंट का एंगल से सोच के देखो। सेक्शन नंबर 4 ने जो कंसेप्ट बताया कि प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में असेसमेंट ईयर में टैक्स को लेवी किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेज को असेसमेंट ईयर में परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज असेसमेंट स्टेज। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज जो होता है कलेक्शन स्टेज, वो भी असेसमेंट ईयर में परफॉर्म किया जाएगा। लेवी होगा, देन असेसमेंट होगा, देन कलेक्शन होगा। तो तीनों स्टेज असेसमेंट ईयर में परफॉर्म किया जा रहा है। बट एक गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में कैसे रन करेगा? प्रीवियस ईयर में भी उसको अर्निंग करना चाहिए। प्रीवियस ईयर में विदाउट अर्निंग वो कैसे रन करेगा? तो इसीलिए एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट लागू होता है। एडवांस टैक्स क्या बताता है? बताता है जो बड़ा बड़ा एसएससी होता है, वो बड़ा बड़ा एसएससी प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। हर एक एसएससी को अपना टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में एस्टिमेट करना होता है एंड एस्टिमेटेड टोटल इनकम के अगेंस्ट में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है। वो जो कैलकुलेटेड और कंप्यूटेड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होता है वो अगर 10,000 और मोर हो जाता है तो वो पर्टिकुलर एसएससी प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में इंस्टॉलमेंट बेसिस पर टैक्स पे करता रहता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे आप इनकम अर्न करोगे ऐसे ऐसे आप टैक्स पे करते रहो। पे एज यू अर्न दिस पर्टिकुलर फिलोसफी के ऊपर एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्ट है। आई रिपीट, पे एज यू अर्न दिस पर्टिकुलर फिलोसफी के ऊपर एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बेस्ड है। आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में पूरा प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम को 100% एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? देखो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एडवांस टैक्स के लिए जो क्लासेस डेडिकेटेड है वो क्लासेस हम लोग परफॉर्म करेंगे। बट अभी हम लोग प्रिलिमिनरी आइडिया को क्लियर कर रहे हैं। क्लियर?
अभी अब लोग एडवांस टैक्स को स्टडी नहीं कर रहे, ना तो टीडीएस को स्टडी कर रहे, ना तो टीसीएस को स्टडी कर रहे, ये सब के बारे में एक प्रिलिमिनरी आइडिया डेवलप कर रहे। तो एडवांस टैक्स के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया कि कुछ सिलेक्टेड असेसेस के केस में गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर तक टैक्स कलेक्शन के लिए वेट नहीं करता है। सिलेक्टेड असेसेस के केस में गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द फिलोसफी पे एज यू अर्न। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज टीडीएस का कॉन्सेप्ट। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट करता है? बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, बायर सेलर से गुड्स और सर्विसेज को ऑब्टेन करता है एंड पे भी करता है, बदले में पे भी करता है। तो गवर्नमेंट बता रहे हैं कि बायर अब जब सेलर को पे करोगे ना, फुल अमाउंट पे मत करो, हम स्पेसिफाइड परसेंटेज बताएंगे, वो स्पेसिफाइड परसेंटेज आप काट के पे करोगे और रिमेनिंग अमाउंट पे करोगे। जितना स्पेसिफाइड परसेंटेज बताएंगे उतना काट के रिमेनिंग अमाउंट पे करोगे एंड जितना काट लिया वो आप सेलर के नाम पे जमा कर दोगे गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आ रहा है? तो बायर सेलर को जो पे कर रहे हो तो सेलर के लिए इनकम है, तो सेलर को इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी सेलर क्या कर रहे हैं? सेलर खुद नहीं पे कर रहे, बायर सेलर को पे करने के टाइम में बता रहे कि ये तो आपका इनकम है, तो इनकम के अगेंस्ट में इतना परसेंटेज हम काट लेंगे, गवर्नमेंट मुझे बताया काटने के लिए, तो हम काट के आपके नाम पे ही जमा कर देंगे। तो सेलर का थोड़ा एक्स्ट्रा तक टैक्स टीडीएस के नाम पे गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। बात आपको समझ में आ रहा है टीडीएस का कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट होता है? तो एडवांस टैक्स के केस में जो सारा सिलेक्टेड एसेसेस के अगेंस्ट में एडवांस टैक्स का कंसेप्ट लीगली एप्लीकेबल होता है, वो सारा सिलेक्टेड एसेसेस अपना प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गवर्नमेंट के पास टैक्स को डिपॉजिट करता है इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्स। खुद ही जो एसएससी इनकम अर्न कर रहे थे वो खुद ही इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रीवियस ईयर का इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में टैक्स डिपॉजिट किया गवर्नमेंट के पास। बट इन केस ऑफ टीडीएस जो बंदा इनकम अर्न कर रहे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे, टैक्स तो वही पे कर रहे बट डायरेक्टली वो डिपॉजिट नहीं कर रहे, वो बायर के थ्रू डिपॉजिट कर रहे। बायर ने सेलर को जब पे कर रहे थे तो लॉ का हिसाब से स्पेसिफाइड परसेंटेज काट के पे किया एंड जितना स्पेसिफाइड परसेंटेज काट दिया उतना स्पेसिफाइड परसेंटेज लॉ मेकर का इंस्ट्रक्शन के अनुसार सेलर के नाम पे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। तो एक्चुअल में टैक्स किसने पे किया? टैक्स सेलर ने पे किया बट बायर के थ्रू पे किया। तो टीडीएस का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। एंड टीडीएस के केस में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, टीडीएस का जो कंसेप्ट होता है वो एक सीक्रेट जासूस का रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए। कैसे वो सीक्रेट जासूस का रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए? देखो, मानो कि एक पर्टिकुलर बायर अपना सेलर से 10,000 का गुड्स परचेज किया था, तो बायर को अपना सेलर को पेमेंट करना था ₹10,000। लॉ मेकर ने मानो कि बता दिया कि दिस पर्टिकुलर टाइप का परचेज के अगेंस्ट में जो गुड्स परचेज किया है उसके अगेंस्ट में पेमेंट करने के टाइम में 10% काट के पेमेंट करना पड़ेगा। तो बायर ने सेलर को 10,000 पे नहीं किया, बायर ने सेलर को 9,000 पे किया, 1,000 काट लिया, 1,000 सेलर के नाम पे गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया एज टीडीएस। तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही इंफॉर्मेशन आ गया कि सेलर ने एक 10,000 का इनकम अर्न किया था। बाद में सेलर जब अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 10,000 वाला इनकम को छुपा लेंगे, उसको रिसिप्ट हुआ है 9,000 बट उसका इनकम तो 10,000 है ना, वो 10,000 इनकम के अगेंस्ट में 1,000 टैक्स जमा हो गया, इसलिए उसको 9,000 मिला, उसका इनकम तो 10,000 है। जब सेलर बाद में गवर्नमेंट के पास अपना टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन में अगर वो 10,000 अमाउंट को छुपा लेगा और नहीं तो उसको कम करके दिखाएंगे कि 2,000 मेरा इनकम था, तो पता चल जाएगा तुरंत, क्योंकि बायर ने ऑलरेडी वो इनकम के बारे में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया कि सेलर को इतना पे करना था, मैंने इतना पे किया, इतना काट लिया, वो आपके पास सबमिट कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट टीसीएस का जो कंसेप्ट होता है, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टीसीएस कैसे ऑपरेट करता है? देखो, बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप है, सेलर जो होता है वो सेलर बायर को सेल करता है एंड कंसिडरेशन कलेक्ट करता है, बायर जो होता है वो बायर सेलर से बाई करता है, परचेज करता है एंड कंसिडरेशन पे करता है। लॉ मेकर बता रहे हैं कि कुछ स्पेसिफाइड केसेस में जब सेलर बायर से कंसिडरेशन कलेक्ट करेंगे, कंसिडरेशन के साथ साथ एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करेंगे इन द नेम ऑफ टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इस नाम पे एडिशनल अमाउंट को कलेक्ट करेंगे एंड वो एडिशनल अमाउंट सेलर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे इन द नेम ऑफ बायर। देखो, टीसीएस का कंसेप्ट टीडीएस का कंसेप्ट का ऑपोजिट है। टीडीएस का कंसेप्ट में क्या हो रहे थे, बायर जब सेलर को पे कर रहे थे, स्पेसिफाइड परसेंटेज काट लिया था एंड स्पेसिफाइड परसेंटेज टीडीएस के नाम पे काट लिया था एंड वो स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया, बायर गवर्नमेंट के पास टीडीएस डिपॉजिट कर दिया इन द नेम ऑफ सेलर। बट टीसीएस के केस में क्या हो रहा है, सेलर जब
बायर से कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहे, स्पेसिफाइड केसेस में एडिशनल अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है बाय सेलर एज ए टीसीएस, एंड वो टीसीएस का अमाउंट वो जो सेलर है वो सेलर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ बायर। तो टैक्स कौन पे कर रहे हैं? बायर पे कर रहे हैं, बट थ्रू सेलर इन द केस ऑफ टीसीएस। बट टीडीएस के केस में क्या हो रहा है? सेलर टैक्स पे कर रहे हैं थ्रू बायर इन द नेम ऑफ टीडीएस। बात समझ में आ रहा है? देखो टीसीएस के केस में मैंने बताया स्पेसिफाइड केसेस में सेलर जब कलेक्शन करेंगे कंसिडरेशन अमाउंट तो बायर से एडिशनल अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। स्पेसिफाइड केसेस का मतलब क्या है? जैसे मानो कि एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई एक पर्सन 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का मोटर कार परचेज करने के लिए मोटर कार डीलर के पास जाएंगे तो मोटर कार डीलर केवल मोटर कार का वैल्यू को एज ए कंसिडरेशन बायर से कलेक्ट नहीं करेंगे, बायर से एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करेंगे इन द नेम ऑफ टीसीएस, एंड वो टीसीएस का अमाउंट वो मोटर कार डीलर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देंगे इन द नेम ऑफ बायर। बट ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने के पीछे बेसिक फिलोसफी क्या था? देखो कोई एक पर्सन अगर 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का मोटर कार परचेज करने के लिए गया एंड परचेज किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पर्सन मोटा कमा रहे, उसका इनकम मोटा है। तो वो अगर मोटा कमा रहे, क्यों ना वो मोटा इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट को रन करने में, कंट्री रन कराने में सुविधा होगा। तो चाहे एडवांस टैक्स का कंसेप्ट बोलो, चाहे टीडीएस का कंसेप्ट बोलो, चाहे टीसीएस का कंसेप्ट बोलो, हर एक केस में आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर के इनकम के अगेंस्ट में प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 4 का समरी हम लोगों ने स्टडी किया। सेक्शन नंबर 4 एज इट इज जो लॉ मेकर ने बताया था वो स्टडी नहीं किया। बेयर एक्ट का हिसाब से हम लोग सेक्शन नंबर 4 को आगे स्टडी करेंगे। बट सेक्शन नंबर 4 जब स्टडी करोगे तो आप देखोगे सेक्शन नंबर 4 जो लॉ मेकर ने बताया एज इट इज, उसको जब स्टडी करोगे देखोगे तो एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सारा कंसेप्ट को सेक्शन नंबर 4 एडमिट करता है। सेक्शन नंबर 4 ये कंसेप्ट को एडमिट करता है। तो सेक्शन नंबर 4 का स्टडी एंड हो गया। नाउ टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को अप्लाई किया जाएगा, तो टोटल टैक्स ड्यू को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टैक्स रेट का अंडरस्टैंडिंग तब क्लियर होगा जब हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज का चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए हम लोग टैक्स रेट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। टैक्स रेट का क्लास हम लोग वो सारा चैप्टर्स का क्लास के बात करेंगे। एंड टैक्स रेट का क्लास करने के लिए फिनांस एक्ट का कंटेंट के बारे में भी आइडिया होना जरूरी है। इनकम टैक्स का कंटेंट के बारे में एक आइडिया हो गया, फिनांस एक्ट का कंटेंट के बारे में हम आगे जाके बताएंगे आपको। देखो एंड इनकम टैक्स के केस में जो इनकम टैक्स का रेट होता है, परसेंटेज होता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। इनकम ज़्यादा होने में टैक्स का रेट को ज़्यादा किया जाता है लीगली। लॉ मेकर बता रहे अगर कोई एक पर्सन ज़्यादा इनकम कमा रहे, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पेमेंट करने का कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट लागू किया जाएगा लीगली। लॉ का हिसाब से लागू किया जाता है। लॉ मेकर बता रहे कि अमीर से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा एंड वो टैक्स को डिफरेंट मोड से गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीका से अमीर एंड गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को कम करने का कोशिश किया जाएगा। एक्चुअल में कम होगा कि नहीं होगा वो डिबेटेबल इशू है, बट कम करने का कोशिश किया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का जो नेचर होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है। मतलब जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होता है, इनकम टैक्स के केस में, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन है, तो इनकम टैक्स के केस में जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होगा तो टैक्स का रेट भी ज़्यादा होते जाएगा। प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। वेरएस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो नेचर होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। देखो जीएसटी के केस में परसेंटेज इक्वल होता है हर एक पर्सन के केस में। मतलब आपका अर्निंग कैपेसिटी, आपका पेमेंट करने का कैपेसिटी यहाँ पे एट ऑल कंसिडरेबल फैक्टर नहीं है। अगर आप 50 ग्राम का नूडल्स खरीदोगे तो आपसे जितना जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, आपका पड़ोसी का बच्चा भी 50 ग्राम का नूडल्स खरीदेंगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है वो पड़ोसी का बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा अमीर है, हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा गरीब है, बट पेमेंट करने का कैपेसिटी को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टैक्स सेम तरीका से लागू किया जाता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को बोला जाता है रिग्रेसिव नेचर का सिस्टम। बात समझ में आ गया? तो हम लोग एंड करता है थर्ड क्लास को इसी स्टेज में।